मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, कुशल और मंगल होंगे। आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज जो 3.4 है उसके बेसिक के ऊपर बात करेंगे। और एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्या है देखिए, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आपको यहाँ से एक नया शब्द सुनने को मिला, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है, इसके बारे में अपन आज जानेंगे। तो सबसे पहले अपन सारी संक्रियाएं देखेंगे कि मैट्रिसेज के अंदर जो रो और कॉलम के अंदर किस किस प्रकार की ऑपरेशंस या संक्रियाएं होती है उसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो मेरा विश्वास है आपको एक्सरसाइज 3.4 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब आप पहला ऑपरेशन देखिए। पहला ऑपरेशन क्या होता है मैट्रिसेज के रो और कॉलम के लिए। देखिए पहला ऑपरेशन ये होगा कि पहला रूल आप ये लगा सकते हो कि कोई भी रो है, मान लो आईवी रो है, ठीक है, तो आईवी रो का आप जेवी रो में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो आई नंबर की जो रो है उसको आपने जे नंबर पे कर दिया और जे नंबर वाली रो को आपने आई नंबर वाली रो की जगह लिख दिया, इस प्रकार इंटरचेंज कर दिया। ये एरो ये बता रहा है आईवी रो जेवी बन गई, जेवी रो आईवी बन गई। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार आप रो के अंदर इंटरचेंज कर सकते हो उसी प्रकार सेम टाइप से आप कॉलम के अंदर भी इंटरचेंज कर सकते हो। यानी ये जो आईवा आपका कॉलम होगा वो आईवे कॉलम की जगह आप जेवा कॉलम लिख सकते हो और जेवे कॉलम की जगह आप आईवा कॉलम लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार कॉलम में भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसको एक एग्जांपल से समझना किस प्रकार इंटरचेंज होता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, इसके अंदर देखना हमेशा एक बात का ध्यान रखना, इसको बोलेंगे अपन, ये सब रो है, ये रो है इसलिए इसको रो 1, इसको लिखना है रो 2 से, इसको लिखना है रो 3 से। इसी प्रकार ये कॉलम आपके, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हमेशा अपन कॉलम 1, इसको लिखेंगे कॉलम 2, इसको लिखेंगे कॉलम 3। हर एक क्वेश्चन के अंदर रो 1 रो 2 रो 3 जितने मैट्रिक्स आएगी अपन रो के नंबर्स कर देंगे और इसी प्रकार कॉलम के नंबर्स कर देंगे। इससे अपन को पहचान हो जाएगी अपन इस रो की इस कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे मैं आपको इसके अंदर एक ऑपरेशन लगाता हूं कि मैंने लिख दिया R1 इंटरचेंज R3, यानी R1 का R3 में इंटरचेंज हो रहा है, R3 का R1 में हो रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये ऑपरेशन लगते पहले मैट्रिसेज में क्या चेंज होगा, ये ऑपरेशन लगते पहले मैट्रिसेज में क्या होगा, R1 की जगह R3 लिखना, R3 की जगह R1 लिखना। इसमें देखो R1 की जगह लिखना R3, R3 की जगह R1 लिखना है। तो R3 को R1 की जगह लिखो 7 8 9, और 2 वाली चेंज ही नहीं हुई, 2 के बारे में अपने को जिक्र ही नहीं किया। 3 की जगह 1 वाली हो गई 1 2 3। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने रो का ऑपरेशन किया वैसे आप कॉलम का ऑपरेशन भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं अगर C1 का इंटरचेंज C3 में करना चाहूं तो भी हो सकता है। कैसे, अब क्या आपको चेंज किस में करना है, मैंने ये ऑपरेशन लगाया, ये क्या कह रहा है C1 का C3 में और C3 का C1 में, यानी जो यहाँ पे नाम लिखा उसी कॉलम पे इफेक्ट आएगा, उसके अलावा कॉलम दूसरे वाले पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो सेम एजेटिक रहेगा। तो यहाँ से C1 और C3 को मैंने इंटरचेंज करके लिखा, तो यहाँ से C1 को देखो, C1 की जगह C3 लिखिए और C3 की जगह C1 लिखिए इस मैट्रिसेज में। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस C1 की जगह C3 को लिख देता हूँ 3 6 9, और C2 का तो कुछ भी जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये ऐसे की ऐसी रहेगी 2 5 8। अब 3 की जगह लिखना 1 वाली को, तो 1 वाली को लिखते हैं 1 4 7। तो ये आपके कॉलम के अंदर इंटरचेंज किया आपने तो आपके नई मैट्रिसेज आई, और ये रो के अंदर आपने इंटरचेंज किया तो ये न्यू मैट्रिसेज आई। यानी कभी भी आप दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हो उससे मैट्रिसेज की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और अपन को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पहला रूल ये होता है, इसको मैं लिख देता हूँ विस्तृत तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने जितना भी बोला था वो सब मैंने यहाँ लिख दिया है कि भाई संक्रिया RI और RJ, ये जो RI इंटरचेंज RJ बता रही है, इससे क्या तात्पर्य है कि IV पंक्ति एवं JV पंक्तियों को परस्पर बदल दिया गया। ठीक है जी, और इसी प्रकार CI इंटरचेंज CJ वाली, इससे क्या तात्पर्य है कि आईवे एवं जेवे स्तंभों को परस्पर बदल दिया गया। तो इस प्रकार दोनों तरफ अगर आप तीर के निशान लगा देते हो इसका मतलब आपस में इंटरचेंज हो गया। आईवी जो रो है जेवी रो में इंटरचेंज हो गई, जेवी का
आईवी में चेंज हो गया। इसी प्रकार आईवे कॉलम का जेवे कॉलम के अंदर और जेवे कॉलम का आईवे कॉलम के अंदर इंटरचेंज हो चुका है। देखिए सेकंड ऑपरेशन कौन सा है, सेकंड रूल। इसके अंदर क्या होता है देखिए कि जैसे आपके पास कोई भी आईवी रो है तो उस आईवी रो को आप कोई भी कांस्टेंट से, कोई भी कांस्टेंट, मैंने के कांस्टेंट ले लिया, इस के कांस्टेंट से आप इसको गुणा कर सकते हो पूरी रो को, आईवी रो को। ठीक है जी। जिस प्रकार आप आईवी रो को गुणा कर सकते हो उसी प्रकार आईवी रो को किसी भी अचर से आप भाग भी कर सकते हो, या मान लीजिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आईवी कॉलम के अंदर के का आप कोई अचर है उसका भाग भी दे सकते। तो जिस प्रकार रो के अंदर होता है ये का ये सिस्टम कॉलम के अंदर भी होगा। मान लीजिए कोई आपके पास आईवा कॉलम है तो इस आईवे कॉलम को आप किसी भी अचर से गुणा कर सकते हो। से के अचर लिया मैंने, के अचर से गुणा कर सकते हो। आईवे कॉलम के अंदर के अचर का आप भाग भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किसी भी आईवी रो या आईवे कॉलम के अंदर कोई भी कांस्टेंट आप गुणा कर सकते हो, या आईवी रो या आईवे कॉलम के अंदर आप किसी भी कांस्टेंट का भाग दे सकते हो। अब देखिए आपके मन में ये विचार आएगा कि सर हम किसी भी कांस्टेंट को जिस प्रकार अपन गुणा या भाग कर रहे हैं किसी भी रो या कॉलम से, तो अपन जोड़ या घटा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, आपको परमिशन नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स उसकी परमिशन नहीं देती। इसके लिए आपके अलग रूल है। अलग रूल 3rd नंबर पे आएगा। मतलब आप जोड़ या घटाने के लिए किसी अदर रो या कॉलम की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, उसकी हेल्प से ही आप उसमें कुछ भी जोड़ या घटा सकते हो। डायरेक्ट इसी कांस्टेंट को आप जोड़ या घटा नहीं सकते हो। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख देता हूं। हाँ तो देखिए संक्रिया आर इज के आर है। इससे तात्पर्य क्या है कि आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को आपने कैसे गुणा किया, और संक्रिया जब मैं ये लिख देता हूं सी आई इज के सी आई, तो इससे तात्पर्य ये है कि जो आईवा स्तंभ है उसके प्रत्येक अवयव को कैसे गुणा किया। ओके, देखिए जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। 1 2 3 4। अब मैं एक ऑपरेशन यूज कर रहा हूं जैसे R2। अब R2 को मैंने लिख दिया 2R2। इसका मतलब क्या है, मैंने इस R2 रो को 2 से गुणा किया है। ठीक है, 2 से गुणा किया है, और ये एरो ये बता रहा है कि चेंज किस में हो रहा है, R2 में। और R2 में चेंज क्या हो रहा है, 2R2, यानी R2 का 2 गुना। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको अपन इसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, देखो R2 में चेंज हो रहा है, R1 ऐसी की ऐसी रहेगी, तो यहां से 2R2 हो रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 6 2 चौक 8। ये आपके ये ऑपरेशन लगने के बाद ये मैट्रिक्स आएगी। ओके, तो उसी प्रकार जैसे R में हो रहा है वैसे C के अंदर भी ऑपरेशन होता है। मान लो मैं C1 लिख दूं और C1 के अंदर ऑपरेशन लगा दूं 3C1। इसका मतलब क्या है कि C1 में चेंज होगा कितना, C1 का 3 गुना। तो यहां से लिखिए, देखिए ये C1 आपका, C1 में चेंज करें कितना, C1 का 3 गुना। तो ये C1 C2, ये R1 R2 मैंने पहले बताया हुआ, ये C1, तो 3 गुना 3 एकम 3, ये हो गया 3 3 9। इधर दूसरे C2 के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन किस में लग रहा है, C1 में। तो इस प्रकार अपन को ये छोटे छोटे ऑपरेशन सीखने, जब आप ये छोटे छोटे ऑपरेशन और नियम सीख जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअल में क्या होता है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं बिना बेसिक पढ़े हुए, तो फिर वहां पे वो आधे क्वेश्चन में बीच में जाके अटक जाते हैं क्योंकि रूल और रेगुलेशन पहले ढंग से पढ़ते नहीं है। तो आप सारे रूल और रेगुलेशन ढंग से पढ़िए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, एक ये जो के है ना, के ये कभी भी के 0 नहीं होता है। के इज नॉट इक्वल 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आप मैट्रिक्स की रो या कॉलम पूरी कंप्लीट 0 हो जाएगी, इसलिए 0 नहीं होती है। ओके, देखो तीसरा नियम क्या कहता है कि मान लो आपके पास आईवी रो है। ओके, अब आईवी रो है तो आपको कोई भी कांस्टेंट इसके अंदर जोड़ना है घटाना है, तो कोई इसके अलावा अदर रो है, मान लो जेवी रो है, तो उसके साथ गुणा होकर वो जुड़ेगा घटेगा। ठीक है, तो मान लो आपके पास जेवी रो है तो कोई कांस्टेंट के इससे गुणा होके फिर इस आई में जुड़ेगा या घटेगा। ओके, तो ये ऑपरेशन आपका तीसरा वाला है। तो जैसे इसके अंदर होगा रो के अंदर, वैसा का वैसा कॉलम के अंदर भी, देखो जुड़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों बात। अब इसी प्रकार ऑपरेशन कॉलम का भी होता है। मान लो आपके पास आईवा कॉलम लिया आपने, आईवे कॉलम में चेंज करना आपको और ऑपरेशन लगाना आपको। तो देखिए आप किसी जेवे कॉलम की हेल्प लेोगे, आईवे कॉलम में कुछ ऐड करना कांस्टेंट को, तो क्या करोगे, जेवे कॉलम को उससे गुणा कराओगे और फिर आप इस आईवे कॉलम के अंदर जोड़ोगे। आप डायरेक्ट आप चाहोगे मैं आईवे कॉलम से 2 जोड़ दूं, नहीं,
किसी अदर कॉलम की हेल्प लेके उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार रो के अंदर भी अब कोई आईवी रो है तो उसमें जेवी रो की हेल्प लेके उससे उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके बाद में जोड़ेंगे या घटाएंगे। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट इससे घटा दिया या जोड़ दो। तो यहाँ पे दो नहीं लिख के आपको के लिख लेना है, क्योंकि आपके के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। दो तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए बताया था। तो अब यहां से देखिए, अब इसका एग्जांपल समझ। जैसे मान लो 1 रो है। अब ये रूल कैसे काम करेगा, 1 रो के अंदर आपको चेंज करना है। तो मैं 1 रो के अंदर कुछ भी जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरी अदर रो जैसे रो 2 है तो उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब कोई कांस्टेंट को मैं डायरेक्ट इससे जोड़ या घटा नहीं सकता हूं। मान लो मेरे को इससे 2 को जोड़ना है घटाना है R1 से, तो मैं R2 से गुणा करवा के फिर जोड़ या घटा सकता हूं। मैं डायरेक्ट 2 से जोड़ या घटा नहीं सकता हूं। तो ये अब ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा, इसमें देखिए चेंज R1 में करना। तो R1 में चेंज करना, क्या आएगा रिजल्ट देखिए। R1 में आपको प्लस वाली लगा देता हूं, केवल आपको R1 में प्लस करना है 2R2, ठीक है। तो R2 का 2 गुना R1 में प्लस करना है। देखिए R2, ये R2 इसको 2 से गुणा करो, 2 3 6, और इसको किसमें प्लस करना है R1 में। तो 6 और 1 हो गया आपके पास 7 हो गया। इसी प्रकार इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ा कितना आ गया 10। तो ये R1 में चेंज आ गया, मतलब R1 में ऐड किया आपने R2 का 2 गुना। और R2 का तो अब R2 ऐसे कैसे रहे, क्योंकि ऑपरेशन आपने R1 में लगाया, तो चेंज किस में आएगा। देखो जिस प्रकार रो में ऑपरेशन काम करता है वैसे कॉलम में करता है। मान लीजिए मैं C2 में चेंज करना चाहता हूं कि जो C2 है, ठीक है, तो C2 का मुझे प्लस 3C1 करना है। भाई C2 अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 3 तो जोड़ नहीं सकते हो इसमें, तो C1 से मल्टीप्लाई करा के जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऑपरेशन बनाया मैंने। वो तो अपन को कैसा ऑपरेशन चाहिए अपन के मन से बनाएंगे। इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके पास C1 है, ये आपके पास C2। चेंज किस में करना, C2 में। तो C1 तो ऐसा कैसे रहेगा। अब C2 में क्या चेंज करना है, ये होगा C1 के 3 गुना होके C2 में जुड़ेगा। तो C1 का 3 गुना यानी इसको 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, फिर ये C2 में जुड़ेगा। तो 3 एकम 3 और 3 और 2 कितना हो गया 5। इसका भी 3 गुना करो, 3 3 9, 9 और 4 कितने हो गए 13। ये C2 में चेंज आएगा। तो C2 में इस प्रकार ऑपरेशन से अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने छोटे छोटे ऑपरेशंस के जो रूल है, 3 मेन रूल है। देखो इसके डेफिनेशन में बता देता हूं। ये जो RI इज RI प्लस KRJ लिखा, इसका मतलब क्या है कि जो IV रो है, ठीक है, उसके अंदर क्या किया, जो JV रो है उसको के कांस्टेंट से गुणा करके इनकी संगत अवयवों से जोड़ दिया है। इसी प्रकार जो आईवा कॉलम है उसके अंदर क्या किया, जो जेवा कॉलम है, ठीक है, उसको के कांस्टेंट से गुणा करके आईवे कॉलम से जोड़ दिया है। तो इस प्रकार का इसमें चेंजेज आया, किसमें, आईवी कॉलम में, और ये आएगा इसमें क्यों से आईवी रो के अंदर चेंजेज आएगा। तो ये आपके 3rd नंबर का जो ऑपरेशन है ये कंप्लीट हुआ। तो ये 3 ऑपरेशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बच्चों, जो अभी अपन ने तीनों ऑपरेशंस के बारे में बात की उसको मैं एक बार वापस रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपके तीनों ऑपरेशंस क्लियर हो जाए। पहला ऑपरेशंस आपको बताया था कि आप किसी भी 2 रो को आपस में एक्सचेंज या इंटरचेंज कर सकते हो। जिस प्रकार 2 रो को कर सकते हो उसी प्रकार आप 2 कॉलम को भी आपस में एक्सचेंज या इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा ऑपरेशन क्या था, आप किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। जिस प्रकार रो के अंदर किसी भी कांस्टेंट से आप पूरी रो को गुणा या भाग कर रहे हो, उसी प्रकार कॉलम के अंदर भी आप किसी भी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से गुणा या भाग कर सकते हो। तीसरा ऑपरेशन क्या है कि आप किसी भी रो को दूसरी रो के संगत अवयवों के साथ जोड़ या घटा सकते हो। इसी प्रकार ये ऑपरेशन कॉलम में भी काम करता है। किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के संगत अवयवों के साथ आप जोड़ या घटा सकते हो। ये आपके तीनों ऑपरेशन कंप्लीट हुए। जिसको ये तीनों ऑपरेशन समझ में आ गए उसको एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट समझ में आ जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, माना ए व बी 2 वर्ग अवयव है दोनों आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपने क्या किया, एक को बी से मल्टीप्लाई किया या फिर आपने बी को ए से मल्टीप्लाई किया। दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव आया। तो ऐसे कंडीशन में जो ये बी है इस ए के लिए क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम अवयव कहलाएगी यानी इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, तो ये जो बी है ए का व्युत्क्रम अवयव
कहलाता है तथा इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। यानी समझ में आएगा प्यारे बच्चों कि आपके पास मान लीजिए ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपको रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव मिला। तो ये मैट्रिक्स जो बी है इस ए के लिए क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम अवयव यानी इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, या इसको एक आइडेंटिटी आपके यहां से और बन गई है, ए बी की ओपन क्या कहेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे किसकी, ए की। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या फिर यहां पे लिखेंगे ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ये आपके आगे बहुत काम देगी प्रॉपर्टी, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, या फिर इनवर्स को उस मैट्रिक्स से गुणा कीजिए, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, ए इनवर्स लिखो चाहे ए इनवर्स ए लिखो, एक ही रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, बार बार ये ए इनवर्स से आई आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? देखो जैसे आप नॉर्मल मैथ्स पढ़ते हो, नॉर्मल मैथ्स में क्या होता है, जैसे आपके पास 2 है तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो आपके पास रिजल्ट मिल गया 1, 2 से 2 घट के, यानी 2 का प्रतिलोम जो 1/2 उसको आपने मल्टीप्लाई किया तो एक रिजल्ट आया। यानी जिस प्रकार नॉर्मल मैथ्स में जो जनरल मैथमेटिक्स होती है उसमें किसी भी नंबर्स को आप उसके इनवर्स नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आ जाता है। तो उसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर जो आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस 1 की तरह काम करती है। यानी उस मैट्रिक्स को आपने उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस प्रकार इस 1 की तरह ये मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई काम करता है। देखो फिर बच्चों अब अपन प्रमेय 3 पे बात करेंगे। ये प्रमेय क्या करेगी कि प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम अवयव हमेशा अद्वितीय होता है। यानी जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे चौथी, उसके अंदर एक बात पढ़ोगे, जो ये व्युत्क्रम अवयव है ए इनवर्स, ये निकालने का एक और तरीका आपके पास एडजॉइंट मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। और अभी आप जो इस एक्सरसाइज में पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप ऑपरेशंस की सहायता से, यानी संक्रियाओं की सहायता से आप किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालोगे, यानी व्युत्क्रम अवयव निकालोगे। तो व्युत्क्रम अवयव और भी तरीके से निकाला जाता है, तो किसी भी तरीके से आप निकालो हमेशा व्युत्क्रम अवयव आपको एक ही मिलेगा, यानी यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। इस प्रमेय को मैं प्रूव कर देता हूं। देखिए मान लीजिए आपके पास माना ए एक अवयव है जिसके बी तथा सी व्युत्क्रम अवयव है। देखिए फिर बच्चों आपने एक ए मैट्रिक्स ली, उसके आपने 2 व्युत्क्रम अवयव यानी 2 इनवर्स मैट्रिक्स मान ली बी और सी। अब अपन क्या प्रूव करेंगे कि ये बी और सी जो है दोनों अलग अलग नहीं हो सकती, ये सेम ही होंगे क्योंकि अद्वितीय है। तो अपन अगर बी और सी को बराबर प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब अपन की ये प्रमेय प्रूव हो जाएगी कि भाई दोनों मैट्रिक्स समान है, इसका मतलब इसका जो व्युत्क्रम अवयव वो अद्वितीय है। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे कि आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि वैसे ए मैट्रिक्स है, इसको आप इसके व्युत्क्रम अवयव से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो इसके जो व्युत्क्रम अवयव मैंने बी मानी है तो इसको बी से मल्टीप्लाई करो, तो ए को बी से करो चाहे बी को ए से करो, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इसी प्रकार आप इस ए मैट्रिक्स का एक व्युत्क्रम अवयव आपने सी भी माना है, तो आप ए को सी से ऑपरेट करो या सी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो यहां से मेरे को एक बात पता चल रही है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको 2 दे दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, बाय इक्वेशन फर्स्ट मैं यहां से ये ए बी पार्ट ले रहा हूं, ए बी इक्वल टू आई के लिख रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा इसके, अब आपको यहाँ पे ऑपरेशन लगाना, एक संक्रिया करानी है। संक्रिया लगाते समय एक चीज का ध्यान देना, अगर आप एलएचएस साइड में लेफ्ट हैंड साइड संक्रिया लगा रहे हो तो आरएचएस साइड में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लगानी है। इसी प्रकार आप एलएचएस पार्ट में अगर राइट हैंड साइड संक्रिया लगा रहे हो तो इधर आरएचएस वाले पार्ट में भी आपको राइट हैंड साइड ऑपरेशन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, मैं क्या कर रहा हूं, इसको दोनों पक्षों में सी से ऑपरेट कर रहा हूं, सी से ऑपरेशन कर रहा हूं इसका। तो इधर ए बी है, मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इधर इसको भी मैंने इधर सी से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी दोनों पक्षों में आप सेम साइड से चलना, इधर लेफ्ट हैंड साइड किया तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड करना, ऐसे नहीं उधर राइट हैंड साइड कर दिया फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां से देखिए मेरे को एक बात पता चल रही है, तो ये मैट्रिक्स का गुणा होता है, ये साचर्य नियम का पालन करता है। तो मैं यहां से साचर्यता जो नियम पढ़ाया था आपको मैंने मैट्रिक्स के लिए, तो साचर्यता से
इन दोनों को मैं साथ में लिख सकता हूं, सी और ए को साथ में लिख सकता हूं, और ये बी को मैंने बाहर निकाल लिया साचर्यता नियम से। और किसी भी मैट्रिक्स को आप अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर देते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो वापस वही मैट्रिक्स आएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये वन की जैसे काम करती है। जैसे आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में वन काम करता है, उसी प्रकार मैट्रिसेस के अंदर आई काम करता है। तो किसी भी आई को आप सी से गुणा करोगे वापस सी मैट्रिक्स आएगी। तो यहां से देखिए सी ए, आप बाई इक्वेशन 2 देखिए, बाई इक्वेशन 2 जो सी ए का मान है वो आई के इक्वल है। तो यहां से हो गया आई बी इक्वल टू सी। यहां से मेरे को पता चल रहा है वापस वही बात हो गई कि किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कराते हो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हो जाएगा बी बराबर सी, यानी आपने बी बराबर सी बता दिया, यानी बी और जो सी मैट्रिक्स आपने जो अलग अलग मानी थी वो एक ही आ रही है, एक ही आ रही है। इसका मतलब जो एक का जो इनवर्स है वो एक ही सेम है कि नहीं, यानी एक का व्युत्क्रम आ गया आपके पास सेम आ गया, यानी यूनिक हो गया, अद्वितीय। जो थ्योरम नंबर 3 है ये आपके प्रूव हुई। देखो प्यारे बच्चों, अब अपन थ्योरम नंबर 4 पे बात करेंगे। ये क्या कह रहा है कि मान लो आपके पास ए और बी दोनों समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो आपको उसके लिए प्रूव करना है ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये सेम उसी प्रकार की प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ी थी कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो उसी प्रकार ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। इसको प्रूव करते हैं। देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव है की परिभाषा से आपको जो अभी मैंने व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा बताई थी, क्या कोई भी जैसे मैट्रिक्स है उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते तो आपको फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो यहां से मैंने एक ए बी को ही मैट्रिक्स मान लिया, पूरी कंप्लीट जो ए बी है उसी को मैंने मैट्रिक्स मान लिया। तो इसको मैंने इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, क्योंकि कोई भी इसको पूरी मैट्रिक्स मान ली मैंने। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब अपन क्या करेंगे कि अपन को इधर ए बी का इनवर्स रखना है, केवल आपको प्रूव करने के लिए इधर ए बी का होल इनवर्स लिखना है। तो इधर से ए बी को खत्म करते जाना, तो कोई भी ए को खत्म करेगा ए इनवर्स, बी को खत्म करेगा बी इनवर्स, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो ये कैसे होगा कि मैं इसके दोनों पक्षों के अंदर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड, अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ऑपरेशन करता हूं तो उधर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन लगाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ए को खत्म करने के लिए मैं ए इनवर्स से दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स की ऑपरेशन कर रहा हूं। तो मैं यहां से जो ए बी था इसके साथ भी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए इनवर्स कर दिया, और ये ए बी का होल इनवर्स ऐसा का ऐसा, और इधर भी मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स कर दिया। ध्यान रखना ऑपरेशन लगाते समय अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड यूज किया तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड यूज करना है, अगर इधर राइट हैंड साइड यूज किया तो उधर भी राइट हैंड साइड, वरना ऑपरेशन गलत हो सकता है। इस ए इनवर्स को मैं इस ए के साथ ले सकता हूं, क्योंकि तीन मैट्रिक्स जब गुणा में है तो सातचर्या नियम का पालन करती है। तो सातचर्यता से इस ए इनवर्स को ए के साथ लिखा जा सकता है, ए इनवर्स ए, ये बी को फ्री छोड़ दो, इन दोनों को साथ में लिख दो। यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स और ए इनवर्स आई, यानी किसी भी मैट्रिक्स को आप अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आती है। ये भी पहले पढ़ा था। यहाँ से ए इनवर्स और ए बन के मिलके बन गया आई, ये बी, और यहां से हो गया ए बी का होल इनवर्स, और ये हो गया ए इनवर्स। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करते हो वापस वही मैट्रिक्स आती है। तो यहां से बी मिला मेरे को केवल, तो ये हो गया बी, और इधर हो गया ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब मैं इस बी को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, दोनों पक्षों पे लेफ्ट हैंड साइड में बी इनवर्स से ऑपरेशन करवाऊंगा। तो मैं इधर भी बी इनवर्स से ऑपरेशन करवा रहा हूं, ये ए बी का इनवर्स होल इनवर्स ऐसा का ऐसा, इधर भी मैं बी इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन करवा रहा हूं, ये ए इनवर्स। तो यह बी इनवर्स और बी मिलके वापस बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो यहां से हो गया ये ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहां से देखिएगा अब किसी भी मैट्रिक्स को, ये ए बी का होल इनवर्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वापस ये का ही मिलेगा। तो यहां से ए बी का होल इनवर्स मेरे को मिला बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कभी भी आपको ए बी का होल इनवर्स मिल जाए तो उसका रिजल्ट होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये आपको प्रूव करना था, यहां से हेंस प्रूव हुआ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने एक्सरसाइज 3.4 का जो भी बेसिक था वो कंप्लीट पढ़ लिया। सबसे पहले आपने ऑपरेशंस या संक्रियाएं, जो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो कैसे यूज किए जाते हैं, उसके रूल्स क्या है, वो सारे आपने देखा। उसके बाद आपने देखा कोई भी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, यानी व्युत्क्रम अवयव के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने व्युत्क्रम अवयव की जो दो थ्योरम्स थी उस थ्योरम्स के बारे में अध्ययन किया। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक समाप्त होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चनों के ऊपर।
तो उसके अंदर आपके पूरा क्लियर हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स, जो अपन बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, तो उसमें ऑपरेशंस कैसे यूज होते हैं, उसके अंदर ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आया हो, तो ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा।